हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं BL ग्रोवर चैप्टर 5 के लेक्चर 3 को। इससे पहले हमने बैटल ऑफ पलासी और बाकी 4 चैप्टर बड़े अच्छे से कवर कर लिया है। इफ़ यू हैव नॉट विजिटेड दोज वीडियोस तो आपकी भलाई इसमें है कि आप वो विज़िट कर लो, तो आपको ये और बेटर समझ आएगा। हम पूरी BL ग्रोवर की बुक की सीरीज़ को 1 बाय 1 लेकर चल रहे हैं। ओके, मीर कासिम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आज हम पढ़ने वाले हैं। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि मीर कासिम कैसे जो है वो अपने फादर इन लॉ को थ्रोन से हटा करके खुद राजा बन जाते हैं ब्रिटिश के साथ एक कंसेंसस बना के। तो मीर कासिम जो आप अभी तक जितने भी नवाब देखेंगे अली वर्दी खान के बाद, उसमें कुछ दम अगर किसी में थी जिनके बारे में कुछ प्रॉपर कहा जा सकता है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, तो इट वाज मीर कासिम। इन्होंने जो है एज अ फौजदार अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी को प्रूव किया था। कहाँ के फौजदार थे भाई? तो रंगपुर और पूर्णिया इन बिहार। ओके, और इसके साथ साथ इन्होंने पहला काम क्या किया? सबसे पहले कैपिटल को बदला। मुर्शिदाबाद जो है ना, यहाँ पर काफ़ी कोर्ट षड्यंत्र के लिए काफ़ी फेमस था, है ना। नवाब ऑफ बंगाल जब सिराजुद्दौला थे तो उनके अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग यहीं पर हुई। बहुत सारे बैटल यहाँ से आसपास पलासी में खेले गए। तो इस वजह से क्या है कि मुर्शिदाबाद से थोड़ा दूर हट जाओ तो मुंगेर चले जाओ। एक तो ये रीज़न था, और एक और रीज़न क्या था कि ये जो है ये ब्रिटिश सुपरविज़न से थोड़ा दूर रहना चाहते थे, और मुर्शिदाबाद काफ़ी पास है कैलकाटा से, बट मुंगेर दूर था। तो दीज वर द 2 रीज़न्स कि इन्होंने आते ही पहला काम किया शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। ओके, कैपिटल शिफ्ट कहीं ना कहीं एक अथॉरिटी भी दिखाता है, कोई नया राजा आ गया है, ये बताने का भी एक तरीका है कि कैपिटल शिफ्ट कर लो, तो लोगों को प्रॉपर आइडिया लग जाती है। या आप थ्रू आउट हिस्ट्री देख सकते हैं मल्टीपल बार जब रूलर चेंज होते हैं तो इट इज़ अकम्पनीड बाय द साइमल्टेनियस चेंज ऑफ कैपिटल। मीर कासिम जो है इसने और भी कुछ अच्छे काम किए। फर्स्ट वॉज द शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल, सेकेंड वॉज ऑर्गेनाइजिंग ऑफ हिज आर्मी ऑन मॉडर्न यूरोपियन लाइन्स। तो आर्मी को इन्होंने यूरोपियन ट्रेनिंग, यूरोपियन वेपन्स यूज़ करना सिखाया। मुंगेर में साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग सेंटर खोले गए फायर लॉक और गन्स के। इसके साथ साथ नवाब को एक्चुअली एक खतरा भी है। अब ये खतरा किससे है? तो खतरा है शहज़ादा अली गौहर से। शहज़ादा अली गौहर जो है ये राइवल क्लेमेंट हैं टू द थ्रोन, और ये बिहार में है, ठीक है। तो इनसे भी बच के रहना है, तो प्रॉपर इन पर नज़र होनी चाहिए। तो क्या करते हैं, सपोज़ दिस इज़ मुर्शिदाबाद, तो इससे क्या करते हैं, इससे अब बिहार नहीं जाएंगे क्योंकि बिहार में शहज़ादा अली गौहर है, तो ये नॉर्थवर्ड एक्सपैंड करने लग जाते हैं नेपाल की तरफ, ठीक है। इसके साथ साथ क्या होता है, मीर कासिम जो हैं वो रिफ्रैक्टरी ज़मींदार को भी सप्रेस करने की कोशिश करते हैं बंगाल और बिहार दोनों जगह के, ठीक है। और फिर क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि बहुत सारे ओकेजन्स में मीर कासिम से पहले आए नवाबों को ज़मींदारों ने काफ़ी ज़्यादा मतलब नई बात मानना ऐसा किया है, या रिबेलियन वगैरह जो होता है तो ज़मींदार जो है वो मैल कंटेंट फैलाने का काम करते हैं। राम नारायण जो कि डेप्यूटी सूबेदार हैं बिहार के, ये क्या कर रहे हैं, ये इंग्लिश के सपोर्ट में नवाब के अथॉरिटी को डिफाई भी कर रहे हैं ना। डिप्यूटी सूबेदार है तो उनको तो नवाब की बात माननी चाहिए। वैसे भी बिहार वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ बंगाल्स नवाब, तो उस वजह से माननी चाहिए, बट नहीं मान रहे हैं। तो राम नारायण ने ना कभी भी मीर जफ़र जो कि मीर कासिम के फादर इन लॉ हैं, उनके थ्रोन पर एक्सेशन को एक्सेप्ट नहीं किया था। बस क्लाइव के इंटरवेंशन से क्या हुआ था कि मीर जाफ़र एक बार गुस्सा भी हो गए थे, तो हमने डिस्कस किया था लास्ट चैप्टर में भी कि वो पनिश नहीं कर पाते थे राम नारायण को, क्योंकि क्लाइव ने बचा लिया था। इससे क्या हो गया, इंग्लिश के इनकरेजमेंट से राम नारायण जो है वो समझ गए कि वो तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है भाई, इंडिपेंडेंट रूलर है वो। और मीर कासिम को भी सस्पेक्ट था कि ये जो है कहीं ना कहीं मेरे फादर इन लॉ की तरह मुझे भी लॉयल्टी नहीं देगा। इन सारे प्रॉब्लम्स के बावजूद भी क्या होता है, रिपीटेड रिमाइंडर्स ये देते हैं राम नारायण को, बट इसके बावजूद राम नारायण क्या करते हैं, वो सबमिट नहीं करते हैं रेवेन्यू के अकाउंट्स। किसको नहीं सबमिट करते? बिहार के रेवेन्यू अकाउंट्स मीर कासिम को नहीं सबमिट करते हैं। क्यों करेंगे सबमिट? क्योंकि मीर कासिम जो है वो नवाब ऑफ बंगाल एंड बिहार है।
इसलिए सबमिट करेंगे, बट नहीं करते हैं। तो मीर कासिम जो है इस ओपन डिफायंस को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और वो क्या करते हैं, मीर कासिम जो है वो वो किसको अपने साथ ले लेते हैं, गवर्नर वेंसी टाट को ले लेते हैं और राम नारायण को कर देते हैं सस्पेंड, ठीक है। और बाद में राम नारायण को जो है वो सज़ा दे दी जाती है, वो मर जाते हैं, ठीक है। राम नारायण को मार दिया जाता है, इज़ अ बेटर वर्ड, ओके। इसके बाद मीर कासिम जो है, मतलब राम नारायण को मारना क्यों ज़रूरी है, कहीं ना कहीं ये प्रूफ करने के लिए ज़रूरी है कि अगर नवाब को डिफ़ाई किया जाएगा, नवाब के ऑर्डर्स को डिफ़ाई किया जाएगा, तो सच पर्सन विल बी डेल्ट विथ हाई हैंड, ठीक है, हाई हेड, आई एम सो सॉरी। इसके साथ साथ मीर कासिम ने फिर क्या किया, और भी कुछ क्वालिटीज़ दिखाई एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की। उन्होंने जो है फाइनेंस सिस्टम को स्टेट के इम्प्रूव किया, पुराने ऑफिसर्स जो कि फ़ंड को करप्शन कर रहे थे, मिस अप्रोप्रिएट कर रहे थे, उन पर कड़ी फ़ाइन लगाई, ठीक है। कुछ नए नए टैक्सेस लगाए गए ताकि थोड़ा रिवेन्यू जनरेट किया जा सके। एडिशनल टैक्स 1.5 आना का या फिर 3/32 पार्ट ऑफ द ओरिजिनल क्राउन रेंट्स इतना लगाया गया, 1.5 आना का ओरिजिनल टैक्स। और ही ऑल्सो कलेक्टेड खाजिरी जमा, ठीक है। खाजिरी जमा जो है वो इससे पहले जो है कंसील हो चुका था, बट इसने जो है वापस से मीर कासिम ने खाजिरी जमा को जो है, या खजीरी जमा, आई एम सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, आई डोंट एग्जैक्टली नो हाउ दिस इज़ प्रोनाउंस्ड, तो इसको जो है इन्होंने वापस से कलेक्ट करना जो है स्टार्ट कर दिया। ऑथर जो हैं सियार उल मुतखरीन के जो हैं वो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने काफ़ी रिच ट्रिब्यूट पे किया है मीर कासिम को उनके एडमिनिस्ट्रेटिव अचीवमेंट्स के लिए। मतलब अपने इस किताब में सियार उल मुतखरीन में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हाईली लिखा है मीर कासिम के एडमिनिस्ट्रेटिव अकम्पलिशमेंट्स के बारे में, ठीक है। और ये जो कोर्ट के जो षड्यंत्र वगैरह चल रहे थे, काफ़ी जो सब कुछ गड़बड़ सा हो चुका था, इसमें मीर कासिम ने एक्चुअली में अगर हम भी समझने की कोशिश करें तो हमें लगेगा कि इन्होंने काफ़ी काम किया है। इन्होंने रेगुलर पेमेंट वापस से चालू किया ट्रूप्स को देना, और फिर बाकी चीज़ों पर भी, जैसे जो एक्चुअल बंदे थे, जो टैलेंटेड थे, जिनमें मेरिट था, तो उनके साथ उन्होंने क्या किया, उनको भी रिवॉर्ड किया, ठीक है। और फिर एक्सपेंडिचर को एग्जैक्टली एक्सट्रीमिटीज़ जो है पैर्सिमोनी या प्रोडिगैलिटी के बीच में रखा, मतलब बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा बचाना भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि उनको पता था कि उनको जो है फ्रीली नहीं बट मॉडरेशन में स्पेंड तो करना ही पड़ेगा। तो ये सारे क्वालिटीज़ को देख करके ऐसा कहा जा सकता है कि ही वॉज एन इनकम्पेरेबल मैन इंडीड एंड द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिंस ऑफ हिज एज, ऐसा कह देते हैं सियार उल मुतखरीन के राइटर, ठीक है, उनकी बड़ाई करते हुए। मीर कासिम जो है और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इसके बारे में हमें थोड़ा इनके रिलेशन को समझना होगा। कंपनी को क्या लगा कि मीर कासिम जो है ये इतने सारे हमें रेवेन्यू दे पा रहा है, ये हमारा नया बंदा फंस गया है ना, आइडियल पपेट है ना, तो ये नई कठपुतली मिल गई। और ऐसा लग रहा था कि ये फाइनेंसेस जो ब्रिटिश के जो मीर जफ़र नहीं दे पा रहा था वो ये कर लेगा, ही वॉज इन अ बेटर पोजिशन टू मीट द हैवी डिमांड्स। कंपनी को लगा ये एक केपेबल इंसान है और डरा रहेगा भाई तो काम हो जाएगा। वॉरेन हेस्टिंग जो है इसने जो है बिल्कुल सपोर्ट किया मुर्शिदाबाद के रिवॉल्यूशन को कि चलो भाई मीर कासिम को बनना चाहिए रूलर, अ मैन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अनकॉमन टैलेंट फॉर बिजनेस एंड ग्रेट एप्लीकेशन ऑफ प्रिजर्वेंस, हिज टिमिडिटी, लिटिल इंक्लिनेशन ही हैज़ एवर शोन फॉर वॉर, बोलता है कि इसको तो वॉर में इंटरेस्ट नहीं है। तो इस वजह से ये जो है ये काफ़ी वुड हार्डली हैव डिस्क्वालीफाइड हिमसेल्फ for Subasip since it is effectively secured us any design that he might form against our government। तो ये क्योंकि टिमिड है, वॉर भी नहीं करना चाहता है, तो ये तो हमारे गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी कुछ नहीं करेगा। तो हमें तो मतलब ये बहुत ही अच्छा सुपीरियर क्वालिटी वाला लीडर मिल गया, ठीक है, जो कि काम भी कर पा रहा है, फाइनेंसेस भी दे पा रहा है और साथ साथ डरा डरा सा भी है। ऐसा कंपनी को लगा था, दिस वॉज नॉट ट्रू, दिस वॉज समथिंग कंपनी को लग रहा था। पर मीर कासिम ने कंपनी के सारे जो अरमान थे वो झुठला दिए, है ना, ही बिलाइड ऑल द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंपनी,
ठीक है। इसके बाद फिर क्या होता है, इसके बाद जो है ये बिल्कुल भी इम्पीरियलिज्म के गेम में फिट नहीं बैठ पाते हैं और हैरी वेरेस्लेट जो हैं, जो कि गवर्नर हैं फोर्ट विलियम के बंगाल में, उन्होंने जो है एक किताब लिखी है, अ व्यू ऑफ राइस प्रोग्रेस एंड प्रेजेंट स्टेट ऑफ इंग्लिश गवर्नमेंट इन बंगाल। इसमें इन्होंने एनालाइज किया है कि कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुआ कंपनी और मीर कासिम के बीच में, और इसमें इन्होंने 2 कॉज दिया है कि तुरंत में क्या कारण थे और असली क्या कारण थे। और इस किताब में इन्होंने जो है वो क्या लिखा है कि इमीडिएट कॉज क्या थी, इनलैंड ट्रेड, पर रियल कॉज क्या थी, नवाब पॉलिटिकली काफ़ी एम्बिशियस थे। इंग्लिश को लगा नहीं था बट ये थे काफ़ी एम्बिशियस, और ये था असली कारण मीर कासिम और कंपनी के बीच में नहीं बनने के। ठीक है, तो क्या हुआ, इट वॉज इम्पॉसिबल दैट मीर कासिम शुड रेस्ट द फाउंडेशन ऑफ हिज गवर्नमेंट अपॉन आर सपोर्ट, कि इंग्लिश के सपोर्ट पर मीर कासिम को अपना गवर्नमेंट चलाना था। सेल्फ डिफेंस जो है वो उसको सिखाया गया था, और इस वजह से वो अब इंडिपेंडेंस की तरफ जा रहे थे धीरे धीरे मीर कासिम। अब इस वजह से क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को प्रॉब्लम होने लगा क्योंकि इंग्लिश इंटरेस्ट वो सर्व नहीं कर पाने लगे। ठीक है, और स्टेबिलिटी जो है वो गड़बड़ होने लग गई। नवाब जो है फैंसीड हिमसेल्फ एज इंडिपेंडेंट गवर्नर, नवाब धीरे धीरे अपने आप को इंडिपेंडेंट मानने लगे। ठीक है, यहीं पर सारी प्रॉब्लम आई कि नवाब की इंडिपेंडेंस इंग्लिश से बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उनको चाहिए था एक ऐसा इंसान जो एक कठपुतली की तरह काम करे, एक ऐसा रूलर। ठीक है, तो नवाब जो है उन्होंने जो है अपने इंडिपेंडेंस जब वो ढूंढने लगे इंग्लिश के साथ ना, तो उन्होंने जो है कुछ कोशिशें की जिससे जो है 1757 के रिवॉल्यूशन से जो पावर इंग्लिश के हाथ में आई थी वो वापस से बंगाल के नवाब के पास आ जाए। उनका क्या ऑब्जेक्ट था, उनका ऑब्जेक्ट था कि वो एक क्या करें, अनडिस्प्यूटेड एम्पायर, सूबेदारी ऑफ बंगाल जो है वो क्रिएट करें। ठीक है, और रिड्यूस करने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर जो भी यूरोपियन ट्रेडर्स के हाथ में बंगाल में आ गई है। क्लोजर एग्जामिनेशन जब हम लोग करेंगे तो हमें पता चलेगा कि मीर कासिम कुछ प्रॉपर पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के लिए वर्क नहीं कर पाए, है ना। हम कहीं भी नहीं देखते हैं कि मीर कासिम जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह जो कंपनी को मिली हुई है वो लेने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कंपनी की जो मोनोपोली है सॉल्ट पीटर ट्रेड में उसको कहीं से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, या चूनम ट्रेड का जो आधा शेयर दिया है वो देना बंद कर दिया। ऐसा कुछ नहीं किया था कि इंग्लिश की अथॉरिटी को पॉलिटिकली क्वेश्चन करें। ठीक है, ये बस क्या कर रहे थे कि कुछ ऐसा कोशिश कर रहे थे कि इंग्लिश जो बड़े फास्टली इंक्रोच कर रही है ना उसको थोड़ा लिमिट कर सके, है ना। ऐसा नहीं कि इंग्लिश की चीज़ों को ले रहे थे, बट इंग्लिश जो बड़ी तेज़ी से सत्तात्मक तरीके से इंडिया पर रूल करने की रास्ते पे आगे बढ़ रही थी उसको रोकने की कोशिश की। ठीक है, और इस वजह से भी इंग्लिश को गुस्सा आ गया। इंग्लिश क्या गड़बड़ कर रही थी, वो इनलैंड ट्रेड को अब्यूज़ कर रही थी, है ना। बस खुद ही नहीं, पूरी अपनी कंपनी तो सारा कुछ फ्री में करती थी, प्राइवेट ट्रेड ये लोग फ्री में किया करते थे, उसके अलावा और भी चीज़ें थी जो फ्री में कर रहे थे, दूसरे लोगों को फ्री पास बेच रहे थे। मेथड्स जो कि इंग्लिश ट्रेडर्स और उनके गोमस्ताज यूज़ किया करते थे उससे क्या हो रहा था, पॉलिटिकल अथॉरिटी जो है वो इंग्लिश की बढ़ रही थी और नवाब की पॉलिटिकल अथॉरिटी घटे जा रही थी। तो इसलिए नवाब को लगा कि ये सारी चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, कंपनी के एजेंट्स जो हैं वो लोग क्या करते थे, ट्री के नीचे कोर्ट लगा लिया करते थे और बंगाल के नेटिव लोगों को जो है अपने विम्स एंड फैंसीज़ के अकॉर्डिंग क्या करते थे, पनिश किया करते थे। मीर कासिम को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था और वो चाह रहा था किसी तरह से ये चीज़ों को ना पुराने जहाँ पर नवाब की जो लेजिटिमेट अथॉरिटी थी वहाँ तक रीस्टोर किया जा सके। इन सारी चीज़ों को रीड करके इतना तो क्लियर हो गया कि ये मीर कासिम की जो इंडिपेंडेंस की डिज़ायर है ना, दैट वाज नॉट अ रीज़न कि इनका रिश्ता इंग्लिश के साथ ख़राब हुआ, बट कहीं ना कहीं इंग्लिश की पॉलिटिकल और लीगल राइट्स है जो बहुत ही क्वाड्रेटिकली बढ़ी जा रही थी, जिस वजह से क्या होता है मीर कासिम जो है वो डेस्परेट हो जाते हैं ना, और इस वजह से फिर क्या होता है सारे के सारे क्लैश अकर करते हैं बिटवीन द कंपनी एंड द
रेगुलेशन ऑफ इनलैंड ड्यूटीज़ की वजह से मीर कासिम के बीच में, ठीक है। कंपनी की जो राइट थी, जो कि फारूक शियार ने उनको ग्रांट किया था 1717 में, कि वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ट्रेड फ्री जो है वो कर रहे थे। तो कंपनी की इस एनी कस्टम ड्यूटी वाज नेवर इन क्वेश्चन, ठीक है। तो नवाब जो है वो ऑब्जेक्ट कर रहे थे कि कंपनी क्या कर रही है, मिसयूज़ कर रही है दस्तक का। जैसा मैंने अभी ऑलरेडी बता दिया कि खुद तो कंपनी के लिए तो ये लोग करते ही थे, फ्री में ऑनलाइन फ्री में जो है बिना ड्यूटी पे किए ट्रेड करते थे। पर इसके साथ साथ प्रॉब्लम क्या था, प्राइवेट ट्रेड भी ये लोग फ्री में कर रहे हैं, ठीक है। कंपनी के सर्वेंट्स भी पैसा नहीं दे रहे हैं विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी, और इसके साथ साथ इंडियन मर्चेंट को भी कमीशन में बेच दे रहे हैं। जैसे कि सपोज़ मेरे पास ये पेपर है और मैं कंपनी को बोला है कि आपको ये पेपर दिखा दोगे तो आपको पे नहीं करना है रेवेन्यू, तो कंपनी दिखा करके बच जा रही है। अब कोई अपना पर्सनल ट्रेड कर रहा है कंपनी के अंदर का बंदा, वो भी यही पेपर दिखा देगा जो कंपनी के पास है, वो भी बच जाएगा, उसे भी रेवेन्यू नहीं देना होगा, जबकि ये बस कंपनी के लिए अलाउड था, ये पर्सनली। ये लोग यहाँ भी नहीं रुकते हैं कि इंग्लिश बंदे ने किया, फिर ये लोग क्या करते हैं ना, जैसे कि सपोज़ ट्रेड जब रेवेन्यू देना होगा तो सपोज़ 1500 रेवेन्यू लगे, ठीक है, जस्ट अ रैंडम एग्जाम्पल। तो 1500 रेवेन्यू लग रही है, ये लोग 1000 रुपये में ये पेपर किसी को भी ले जाने दे रहे हैं कि आप यूज़ करके हमें वापस कर दीजिए। तो कोई इंडियन बंदा है, उसको 1000 रुपये में ये पेपर मिल रहा है और 1500 उसको स्टेट को रेवेन्यू देना होगा, तो वो ऑफकोर्स ये चुन लेगा, ठीक है। तो इस वजह से काफ़ी लॉस लग रही थी बंगाल को, ठीक है। दिस वॉज एवरीथिंग दैट वॉज गोइंग अराउंड। इसके साथ साथ क्या हो रहा था, कंपनी की एरोगेंस की, कंपनी के पास बहुत ज़्यादा पावर है, ठीक है, कंपनी नवाब को कुछ नहीं समझ रही, इन सारे चीज़ से इशू स्टार्ट हुआ। मिस्टर एलिस जो हैं, जो काफ़ी हॉट हेडेड एजेंट थे पटना के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अरेस्ट ऑर्डर किया। तो ये मिस्टर एलिस जो है ना, ये मेन बंदे हैं जिनकी वजह से झगड़ा होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी हॉट हेडेड है, इनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है। तो ये जो है, ये कंपनी के एजेंट है, ये पटना में देखते हैं कंपनी का काम। तो क्या होता है कि अर्मेनिया के एक मर्चेंट होते हैं, एक बार ना उनको ये अरेस्ट करवा देते हैं। क्यों भाई, क्योंकि अर्मेनिया के मर्चेंट ने बहुत ही छोटी क्वांटिटी में जो है बारूद, सॉल्ट पीटर जो है, जिस पर कंपनी के मोनोपोली थे, वो जो है वो नवाब के यूज़ के लिए ख़रीद लिया था, इसके लिए अरेस्ट कर लिया। तो ये नवाब से डायरेक्ट भिड़ना हो गया। और इसके बाद फिर क्या हुआ, क्योंकि मिस्टर एलिस ने एक बार क्या कर दिया था, 2 लोगों को मुंगेर फोर्ट, जहाँ पे नवाब रह रहे थे, वहाँ भेजा। क्यों भेजा भाई, कि आप जा कर के ढूंढो कि कोई 2 डेजर्टर्स थे कंपनी को, जो छोड़ करके कंपनी की आर्मी को भागे थे, तो वो बोलते हैं वहीं छुपे होंगे। कंपनी के सर्वेंट जो है वो, आप देख पा रहे हैं, कोई ना कोई खोट खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे मीर कासिम से लड़ा जाए। कंपनी के सर्वेंट्स जो है वो, जब इन सारी चीज़ों से बात नहीं हुई, तो ये कोर्सिव मेथड्स यूज़ करने लगे ताकि इनको चीज़ें सस्ती मिली, ठीक है। मीर कासिम ने गवर्नर ऑफ द कंपनी को रीज़न भी दिया कि आप ये सब क्या कर रहे हैं, दिस इज़ वेरी बैड, और बड़े अच्छे लेटर में इन्होंने लिखा भी कि क्या करना है, हमें जो है मतलब अच्छे से रिलेशन मेंटेन करना है, इतने मुश्किल से पावर जो है वो आई है, तो चीज़ों को लेकर के। तो मीर कासिम ने क्या लिखा कि इज़ दिस योर जेंटलमैन बिहेव, क्या जेंटलमैन ऐसे बिहेव करते हैं, आप जो है मेरे लोगों को प्लंडर कर रहे हैं, इंजोर कर रहे हैं, डिसग्रेस कर रहे हैं, है ना। हर प्रोविंस में आपने क्या कर दिया है, हर विलेज में आपने सॉल्ट सेल किया है, बीटल नट, घी, ये वो सब बेचा है, ठीक है, ओपियम तक बेचा है मेरे लोगों को, और फिर बाकी और भी चीज़ें बेची है, और फोर्सिबली लोगों के आप कमोडिटीज़ ले लेते हैं, ठीक है, और उसकी जो असल दाम है उसका 1/4 भी नहीं देते हैं, कई बार वॉयलेंट तरीके से ले लेते हैं, ठीक है, और पीजेंट्स आपसे दुखी हैं। क्या ये तरीका है, इस तरीके से आप चला रहे हैं, कैसे आप गवर्नेंस चला रहे हैं। तो ही एक्सप्रेस्ड हिज डिसगस्ट इन वेरी, यू कैन से इन वेरी मैनर्ड वे, ठीक है, ऐसे करके उन्होंने लेटर्स लिखा। आई सफ़र अ लॉस ऑफ नियरली 25 लाख रुपीज़, मैं सालाना जो है वो 25 लाख रुपए का लॉस सह रहा हूँ,
कंपनी की वजह से, लेकिन कुछ प्रॉपर बिफिटिंग रिप्लाई या फिर कुछ प्रॉपर एक्शन नहीं लिया गया। तो इनलैंड ट्रेड के अब्यूज़ से नवाब जब परेशान हो गए तो इन्होंने क्या किया, इनको जब दिखा कि इंडियन सब्जेक्ट मेरे हेल्पलेस हो गए हैं और उनका कुछ नहीं किया जा सकता है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि अब इस पर कुछ करना चाहिए। तो फिर गवर्नर वेनिस्टार्ड और वॉरेन हेस्टिंग्स जो हैं अनदर मेंबर ऑफ द काउंसिल, ये लोग नवाब से मुंगेर में मिले और एक कॉम्प्रोमाइज़ अग्रीमेंट साइन किया नवाब के साथ। नवाब ने अग्री किया कि इंग्लिश ट्रेडर्स टू शेयर इनलैंड ट्रेड प्रोवाइडेड दे पेड 9% ड्यूटी ऑन द प्राइम कॉस्ट ऑफ कमोडिटी, कि इंग्लिश ट्रेडर्स जो हैं उनको जो है इनलैंड ट्रेड में जो भी शेयर आता है रेवेन्यू का, उसमें एक शेयर दिया जाएगा अगर वो ड्यूटी का 9% दे दें। ठीक है, और ये अग्री किया गया था कि नवाब अकेले मात्र होंगे जो दस्तक इशू करेंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या था कि नवाब की अल्टीमेट अथॉरिटी जो है इस वाले में वो सेटल हो गई थी कि कोई भी ट्रेड डिस्प्यूट होगा तो अल्टीमेटली झगड़े को सेटल करने की अथॉरिटी किसके पास है, नवाब के पास। लेकिन जो कैलकाटा काउंसिल थी वो उसको ये सही नहीं लगा। वो नैरो साइटेड सेल्फिशनेस ऑफ कॉमर्शियल क्यूपिडिटी comments H.H. Wilson had rendered all members of the council, with the two honourable exceptions of Vansittart and Hastings, ostensibly inaccessible to plainest dictates of reason, justice and policy। तो नवाब के बड़े रीजनेबल थॉट भी वैंसीटार्ट एंड वॉरेन हेस्टिंग्स के अलावा सबको गलत लग रहे थे, क्योंकि सारे लोग जो है ना वो लालच में पड़े हुए थे कि हमें तो एक्स्ट्रा फ़ायदा हो रहा है दस्तक से, ऐसे वैसे। तो मीर कासिम के डिमांड जो कि इन दोनों ने एक्सेप्ट कर लिए थे, दोनों ऑफिसर्स ने, इसको कहीं ना कहीं कंपनी आगे चल के डिनाई कर देती है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, इनफैक्ट the members of Calcutta Council, most of whom participated in inland trade, welcome a clash with मीर कासिम। तो बोलते हैं मीर कासिम से भिड़ जाएंगे लेकिन उसको ये राइट्स नहीं देंगे। अरे ये नवाब के राइट्स हैं, आप कौन होते हैं देने वाले, बट ऐसा ही चल रहा था। ठीक है, तो मीर कासिम को जब समझ आ गया कि चलो भाई ये लोग तो दस्तक को मिसयूज़ करते रहेंगे। ठीक है, हेस्टिंग्स और वॉन्सेटार्ट के चाहने के बाद भी ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि पूरी की पूरी कैलकाटा काउंसिल जो है वो सारे करप्ट थे, तो कोई रेडी नहीं हुए। तो मीर कासिम ने ड्रास्टिक स्टेप्स लिए कि इनलैंड ड्यूटी को क्या कर दिया, सारे इनलैंड ड्यूटी को अबॉलिश कर दिया कि भाई ब्रिटिश तो दे ही नहीं रहे, इंडियंस भी बहुत सारे बचा ही ले रहे हैं, तो चलो भाई सारे इंडियन मर्चेंट को मैं जो है मतलब ड्यूटी फ्री कर देता हूँ। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ इंडियंस का, कि सारे इंडियंस को इक्वल फूटिंग मिल गई। अब उनके भी सामान जो है वो उसी दाम पे लगभग मिलेंगे जिस पे ब्रिटिश के सामान मिलेंगे। ये ब्रिटिशर्स को बर्दाश्त नहीं हुआ। ठीक है, कि इंडियन को इक्वल फूटिंग मिल गई, अब हमारे बिजनेस को क्या हो जाएगा, हार्म होगा। मेजॉरिटी ऑफ मेंबर जो गवर्नर काउंसिल पे थे वो लोग चाहते थे कि नवाब पर फोर्स किया जाए कि आप अपने लोगों से टैक्स लीजिए, ताकि वो लोग जो है दस्तक को मिसयूज़ करते रहें। ठीक है, मिस्टर एलिस फिर से वही जो पटना में थे, ये जो है ये क्या कहते हैं कि हॉस्टिलिटीज़ जो है करते हैं, और इससे फिर क्या होगा कि अटैक हो जाएगा, और फिर उसके बाद हम लोग लड़के नवाब को अपने टर्म्स पे एग्री कर लेंगे। और फिर इन्होंने ऐसा ही किया, पटना टाउन में काफ़ी हॉस्टिलिटीज़ किया। ठीक है, और नवाब को कहीं ना कहीं डेस्परेट कर दिया कि नवाब जो है वो क्या करें, वो एक्शन ले। नवाब जो है वो चाहते थे कि वो अपने राइट में रूल करें। इंग्लिश जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिविलेजेस के पीछे पड़ी हुई थी कि हमें चाहिए ही, और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिविलेज अगर इंग्लिश को दी जाती तो नवाब की जो भी इंडिपेंडेंस थी दैट वाज इन क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन एट इशू वाज नॉट ऑफ मॉरल राइट्स बट ऑफ सुपीरियर माइंड, कि कौन बड़ा है। धीरे धीरे बात यहाँ आ गई कि नवाब बड़े हैं कि हम बड़े हैं। मीर कासिम वॉज मोर सिंड अगेंस्ट देन सिनिंग, मीर कासिम के साथ ज़्यादा बुरा हुआ। ठीक है, लेकिन उन्होंने जो है जैसे मीर ज़फ़र को बिट्रे किया था, जो उनके फादर इन लॉ थे नवाब बनने के लिए, उन्होंने उनको बुरा किया, लेकिन उनके साथ उल्टा और बुरा हो गया है ना। क्या हो गया बुरा, कि अब इंग्लिश उनको चैन से जीने नहीं दे रहे, कंटिन्यूसली इंटरफेयर कर रहे हैं उनके मैटर में। तो इससे क्या होता है, मीर कासिम समझ गए कि मैं किस में फंस गया, मैं एक जाल में फंस गया हूँ। वो डेस्परेट हो गए काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश के बार बार लड़ाई से, और उन्होंने जो है फाइनली चैलेंज कर दिया इंग्लिश को, बल्कि वो डिफ़ीट हो जाएंगे इस चैलेंज में वैसे, बट इन्होंने
क्या किया इन्होंने जो है इंग्लिश को चैलेंज किया, क्योंकि और इस चैलेंज में इनकी नवाबशिप चली जाएगी। तो हाउ डिड ही चैलेंज? ही चैलेंज्ड इन द बैटल ऑफ बक्सर। नाउ बैटल ऑफ बक्सर इज अनदर वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहला बैटल ऑफ पलासी है एंड सेकेंड इज बैटल ऑफ बक्सर। तो वी कैन नॉट कंटिन्यू विद दिस टॉपिक इन दिस वेरी वीडियो, सो फॉर दैट वील हैव टू लुक फॉर अनदर लेक्चर। टिल देन कीप वॉचिंग। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू कैन सब्सक्राइब। आपके थोड़े से सब्सक्राइब से मुझे इंकरेजमेंट मिलेगी कि मैं और वीडियोस लेकर आऊँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड।